एनसीईआरटी के ऊपर हम जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही लिटिल, बहुत ही स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ वाला चैप्टर है ये। क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर का जो आत्मा है वो तो इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दिया है। मतलब अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको मेंशन करूं कि चैप्टर क्या है या क्या नहीं है, तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सिंपली ये मेंशन कर सकता हूं कि एनसीएलटी जो चैप्टर है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये नोट भी करके रखना आपने। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये चैप्टर 407 से लेके 434 तक है। पर इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे ऊपर इतनी मेहरबानी की है, मतलब इंस्टीट्यूट तुम्हारे ऊपर इतनी खुश है, इतनी ज्यादा खुश है, मैं तुमको क्या बताऊं कि इंस्टीट्यूट ने इसमें से सेक्शन नंबर 407 से लेके 419 तक के सेक्शन डिलीट कर दिए हैं। ये सेक्शन डिलीट कर दिए हैं, ये सेक्शन नहीं रहे। तो अभी तुमको जो एप्लीकेबल है वो है 420 से लेके 434, और ये सिर्फ मतलब मिसलेनियस सेक्शंस है। मतलब इनके अंदर कोई मतलब कोई दम ही नहीं है। एक्चुअल जो दम था ना, ये मैं पढ़ाया करता था पहले, ये एप्लीकेबल थे। जो एक्चुअल एनसीईआरटी चैप्टर का दम था ना, वो ये सेक्शंस में था। ये सेक्शन जीरो, कुछ ही नहीं है सेक्शन के अंदर। जो है सेक्शन नंबर 420 से लेके 434, कोई सेंस ही नहीं है इन सेक्शन की। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। 407 से लेके 419 इज अ डिलीटेड सेक्शन, 420 से लेके 434 इज अ मिसलेनियस सेक्शंस। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, और हमें 420 से लेके 434 ही यहां पे पढ़ना है। उसके पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी जो है वो क्या है, उसके ब्रीफिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में बता दूं। ऐसा ना हो कि भैया पढ़ लिया पर एनसीईआरटी क्या है ये आपको समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी क्या है, किस तरीके से है, इसका थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं, और उसके बाद में ही हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। नियरली हो सकता है हाफ लेक्चर के अंदर या उससे भी कम समय के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो आ जाइए फटाफट। सबसे पहली बात, अगर आपका सवाल है एनसीईआरटी क्या है, तो आपका सवाल गलत है। आपका सवाल यह होना चाहिए कि एनसीईआरटी और एनसीएलएटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर बनाया क्यों गया, यह आपका सवाल होना चाहिए। एंड व्हाट वी हैव टू रीड इन द सेम, हमको इसके अंदर क्या रीड करना चाहिए, यह आपका सवाल होना चाहिए। अगर अभी मैं आपको बताऊं तो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर हम अथॉरिटी की बात करें, तो जब कंपनीज एक्ट एस्टेब्लिश हुआ था अरुण जेटली जी के राज में, तो अरुण जेटली जी के राज में, अभी तो यहां दीदी जी बैठे हैं, निर्मला सीतारमण जी दीदी, पर एनसीईआरटी की जितनी भी चीजें हैं जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था मैं उसके हिसाब से बोलूंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दो अथॉरिटीज थे, ये हमने पहले भी देखा था कंपनीज एक्ट के बेसिक्स में। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, दूसरा जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फर्दर दो पार्ट में, रीजनल डायरेक्टर्स जिसके अंदर आते हैं आरओसीज, और इधर लिक्विडेटर्स। और जुडिशियल अथॉरिटी मतलब जजमेंटल अथॉरिटी, मतलब लिटिगेशन अथॉरिटीज जो है उसके अंदर आता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है वो इनके बारे में है, दैट इज एनसीएलटी, एनसीएलएटी एंड सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये डायग्राम अगर आपके बुक के अंदर है क्या, पहले कमेंट करके बोलना, अगर नहीं होगा तो कृपया ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एनसीएलटी के स्टार्टिंग में ही ड्रॉ कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। अब ये अगर आपका लिखना हो गया है तो अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब बेसिकली व्हाट इज एनसीएलटी एंड व्हाट इज एनसीएलएटी। जैसे आप देखते हो कि कभी भी किसी नॉर्मल पार्लांस में झगड़े हो जाते हैं तो हम पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या पुणे के अपर कोर्ट या फिर आपके जो एरिया का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका अपर कोर्ट, इस जगह पे जाते हैं। पर कंपनी लॉ में कभी भी लिटिगेशन या डिस्प्यूट हो जाते हैं तो हम सबसे पहले एनसीएलटी के पास जाते हैं। एनसीएलटी ये डिस्पोज करता है बाय ऑर्डर, और उसके खिलाफ 45 डेज में हम अपील कर सकते हैं नैकलैट को। तो ये कोर्ट ऑफ अथॉरिटी है कि कंपनी लॉ में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, यू कैन फर्स्ट गो टू एनसीएलटी, वहां पे आपको जस्टिस मिलेगा, वो ऑर्डर पास करेगा। विद इन 45 डेज यू कैन गो टू नैकलैट, और फिर बाद में नैकलैट ऑर्डर पास करेगा, एंड नैकलैट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एनसीएलटी इज ट्रिब्यूनल लेवल। ठीक है, नैकलैट इज अ काइंड ऑफ हाई कोर्ट लेवल। नैकलैट को थोड़ा सा हाई कोर्ट लेवल का माना गया है क्योंकि उसके ऊपर की अपील ये नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट को जाती है। अब ये एनसीएलटी कैसे एस्टेब्लिश हुआ, हिस्ट्री के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक अथॉरिटी था, उसे कहा जाता था सीएलबी, द कंपनी लॉ बोर्ड। ये कंपनी लॉ बोर्ड पहले एक अथॉरिटी हुआ करता था, और फिर उसके बाद में आया बीआईएफआर, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी लॉ बोर्ड नॉर्मल सिचुएशंस के हैंडल करता था, बीआईएफआर हैंडल करता था सिक कंपनीज के केसेस। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन हुआ करता था।
और कंपनी लॉ के जो बड़े केसेस है क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले, वो सबके सब हैंडल किया करता था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास दोनों टाइप के केसेस होते थे, दैट इज कंपनीज एक्ट के केसेस और दूसरे नॉर्मल पार्लांस के जो केसेस है वो। अब कंपनी लॉ में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इतना स्कैटर्ड था कि सीएलबी, बीआईएफआर, हाई कोर्ट कितने सारे थे। तो ऐसा समझ में आया कि भाई साहब इतने सारे अथॉरिटीज रखने से कंफ्यूजन है, प्रोसीजरल चीजों में दिक्कत होती है, बार बार प्रोसीडिंग ट्रांसफर करने पड़ते हैं। इसीलिए सीएलबी, बीआईएफआर और हाईकोर्ट के सिर्फ कंपनीज एक्ट के केसेस, हाईकोर्ट के सिर्फ कंपनीज एक्ट के केसेस, इन सबको बंद करके, इन सबको, हाईकोर्ट के अदर केसेस नहीं, हाईकोर्ट को बंद नहीं कर रहे हम, जीवन में हाईकोर्ट को मत बंद करके आना, ठीक है, ये कैसी बातें कर रहे हो, हाईकोर्ट को बंद नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के कंपनी लॉ के केसेस ये हमने बंद कर दिए और हमने बनाया एनसीएलटी और साथ साथ में एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों को बंद करके, आपके ये तीनों को बंद करके बनाया गया है एनसीएलटी। किस किस को बंद करके, दैट इज बीआईएफआर, उसके बाद में सीएलबी और कंपनीज एक्ट के केसेस, इन तीनों को बंद करके बनाया गया है एनसीएलटी। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी लिख के रख सकते हो, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी। सो अगर ये लिखना हो गया है आपका तो बढ़ता हुआ अब मैं आगे। सो इस प्रकार आपका एनसीएलटी एस्टेब्लिश किया गया है और सीएलबी के, बीआईएफआर के और हाईकोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स है, ये सभी के सभी प्रोसीडिंग्स एनसीएलटी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने सेक्शन बनाया है, देखिए यहां ये सेक्शन मेंशन करके रखा हुआ है हमने, सेक्शन नंबर 434, ये सेक्शन है जिसके अंदर हमने ये सब प्रोसीडिंग ट्रांसफर करके रखे हैं एनसीएलटी को। ठीक है, सीएलबी, बीआईएफआर और हाईकोर्ट के सभी प्रोसीडिंग हमने किसको ट्रांसफर करके रखे हैं, एनसीएलटी को, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और सेक्शन नंबर 434 में ही ये चीज मेंशन की गई है, सेक्शन 434 में ये चीज मेंशन की गई है और 434 के अंदर ही ये चीज को बोला गया है। सो अगर आप देखोगे तो आपके बुक के अंदर 434 मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, ये वाला नहीं। आप अगर आपके नोट्स देखोगे तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सबसे पहले उल्टा जाते हैं, आ जाइए सेक्शन नंबर 434 पे और आपको वहां पे दिखेगा कि सभी के सभी प्रोसीडिंग जो सीएलबी, बीआईएफआर के थे वो सबके सब एनसीएलटी को ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आ जाइए बोर्ड के ऊपर, देखिए कॉन्सेंट्रेट करना। सो सबसे पहली चीज कंपनी लॉ बोर्ड, एक काम कीजिए, एक 434 आप खुद रीड करके देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो आपको आइडिया आ जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग का है, बाकी कुछ नहीं, उसके लिए समय देके रखा है। प्लीज गो फॉर इट फटाफट, उसके बारे में मैं नोट लिखवा दूंगा। आप चाहो तो उसके साइड में नोट लिख के रख सकते हो, फटाफट फटाफट नोट लिख के रखिए। ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ, मतलब एक्चुअली पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ ब्रीफ के लिए बोला, बट नोट लिख के रखिए साइड में, मतलब पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ सीएलबी, ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ सीएलबी, all the proceedings of the CLB and all the proceedings of BIFR, all the proceedings of High Court regarding Companies Act, CLB and BIFR are transferred to NCLT, are transferred to NCLT, 2 मिनट थांबायला सांगताना, are transferred to NCLT, are transferred to NCLT. In this act, in this act, in this act, full stop, full stop. Now CLB company law board, comma BIFR, CLB BIFR, CLB BIFR and high court, now CLB BIFR and high court do not have any power, now CLB BIFR and high court do not have any power to entertain the cases, to entertain the cases of company law, to entertain the cases of company law, full stop, to entertain the cases of company law, full stop. Sure. बस यही 434 है, एक्चुअली ट्रांजिशन पीरियड है, उसको काट भी दिया तो चलेगा, पर मैंने लिखवा के दे दिया सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा
यहां पे सबसे पहले सेक्शंस कि भाई साहब एनसीईआरटी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। एक थोड़ा सा रीडिंग आपको यहां पे करना पड़ेगा फ्रॉम सेक्शन नंबर 420, मतलब 2-4 सेक्शन का एक साथ रीडिंग करना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 420 आपको रीड करना है, 421 रीड करना है, छोटे छोटे सेक्शन है, 422 रीड करना है एंड 423 रीड करना है। 420, 21, 22, 23 4 सेक्शंस आपको रीड करना है, नियरली 1 पेज का कंटेंट है। ये रीड होने के बाद में मैं आपको डायग्राम के थ्रू लेकर जाऊंगा और पूरी चीजें एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। सो 420 से लेके 423 पूरा रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। रीडिंग हो गया है तो आ जाइए फटाफट, मैं इस बुक को एक बार समझा दूं। इजी सेक्शन है, एनसीएलटी ऐसा कुछ है ही नहीं, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को आप अपील कर सकते हो सेक्शन नंबर 420 के अंदर, ठीक है। यह अपील आप कर सकते हो अगेंस्ट द ऑर्डर जो पास किया गया है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में आपके खिलाफ कोई भी पेनल्टी, जेल या कोई भी ऑर्डर आपके खिलाफ पास किया या आपका किसी से डिस्प्यूट हुआ है तो आप एनसीएलटी को अपील कर सकते हो 420 में, ठीक है। 420 में आप जब एनसीएलटी को अपील करते हो तो वो अपील कितने दिनों में डिस्पोज होगा, इसका पीरियड जो दिया है वो 422 में दिया है। मतलब 422 में 3 मंथ्स का पीरियड दिया है, वो सिर्फ एनसीएलटी नहीं, एनसीएलटी के लिए भी 3 मंथ्स का पीरियड 422 में दिया है। सो 422 इज अबाउट डिस्पोजल पीरियड। क्योंकि ये काफी मिक्स्ड सेक्शन है इसलिए मेरे को डायग्राम के हिसाब से देना पड़ा। सो आपने एनसीएलटी को अपील किया 420 में, 420 में, जो डिस्पोजल का पीरियड है वो 422 में है, जो है 3 मंथ्स, ठीक है। फिर एनसीईआरटी 3 मंथ्स में ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास करने के पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, यहां OBH लिखा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि भैया किस प्रकार अपील पास की जा रही है, ठीक है। ये ऑर्डर एनसीईआरटी की ये जो पास की हुई ऑर्डर है ये 2 साल तक अमेंड हो सकती है, 2 ईयर्स तक अमेंड हो सकती है, प्रोवाइडेड आपने नैकलाइट को अपील ना किया हो। दोनों चीजें नहीं हो पाएगी ना, एक तो आप अपील करो नहीं तो ऑर्डर अमेंड करो। अगर अपील भी कर रहे हो, ऑर्डर भी अमेंड करने के लिए बोल रहे हो तो अपील क्यों किया फिर, ठीक है। सो ये ऑर्डर 2 साल तक अमेंड की जा सकती है आगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर का एप्लीकेशन नहीं किया है तो 45 डेज के अंदर आप नैकलैट को अपील कर सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इट इज एज गुड एज हाई कोर्ट, कंपनी का आप इसको हाई कोर्ट बोल सकते हो। और इसका भी डिस्पोजल का पीरियड 3 मंथ्स का दिया है, जो सेक्शन नंबर 422 का ही है, ठीक है। 422 का 3 मंथ्स में डिस्पोजल कर सकते हो। एडिशनल पीरियड आपको 90 डेज का फर्दर मिल सकता है, मतलब नियरली और फर्दर 3 मंथ्स का पीरियड मिल सकता है। और ये ऑर्डर आप 422 के अंदर पास करोगे विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अपील टू नैकलैट का जो सेक्शन है वो है 421। आप नैकलैट को अपील नॉर्मली 45 डेज में करोगे, अगर रीजनेबल कॉज रहा तो आपको प्लस 45 डेज मिल सकते हैं, प्लस 45 डेज मिल सकते हैं। अपील cannot be made if the consent is given by all the parties for such a NCLT order। मतलब जब NCLT ने ऑर्डर पास किया उस वक्त सभी पार्टीज ने अगर वो ऑर्डर माना है, कंसेंट दिया है कि चलो ठीक है भाई NCLT जो बोल रहा है वो सही है, NCLT का सब कुछ मान लेता है, ऐसा कंसेंट अगर सभी पार्टीज ने दिया है तो आप नैकलैट को भाई साहब अपील नहीं कर सकते। You are not allowed to make an appeal to NACLAT, क्योंकि कंसेंट सभी पार्टीज ने देने के बाद एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है। हाँ, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, कुछ पार्टीज कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो वो नैकलैट को जरूर अपील कर सकते हैं। फिर ऑर्डर पास करेगा नैकलैट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और कॉपीज जो है ऑर्डर के वो पार्टीज को देगा। फिर 423 के अंदर आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को 60 डेज में, और रीजनेबल कॉज रहा तो प्लस 60 डेज भी आपको यहां पे मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए डिस्पोजल का कोई समय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा सू मोटो ही अपील डिस्पोज करता है। यहां 3 मंथ्स जो हमने नीचे लिखे थे 422 के, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगते। अगर मैं आपको टाइमलाइन वाइज बोलूं तो समझो 1 जून 2025 को आपने एनसीएलटी का अपील किया तो 31 अगस्त 2025 तक ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। 31 अगस्त से 45 डेज में, मतलब 15 अक्टूबर 2025 तक नैकलैट को अपील होना चाहिए। नैकलैट के अपील के बाद 3 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास होगा 15 जनवरी 2026 तक के, और फिर उसके बाद में 60 डेज में आप अपील कर सकते हो 16 मार्च 2026 तक सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। बस यही है 420 अपील टू एनसीएलटी, 421 अपील टू नैकलैट, 422 टाइम लिमिट फॉर द ऑर्डर, एंड 423 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। साइड में अगर मैं बोलूं तो 424 में पावर्स ऑफ सिविल कोड दिए हैं, नए पावर्स नहीं है। कॉमन टॉपिक्स के अंदर हमने जो पढ़े थे फेमा के बाद में कि सिविल कोड के पावर ये एनसीएलटी को मिलेंगे, सेम यहां पे, वहां पे सिविल कोड के पावर फेमैट को मिल रहे थे, पिमलैट को मिल रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल। हर लॉ के अंदर सिविल कोड के पावर उनको मिलते ही है, तो वैसे यहां मिले प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ एविडेंस, समनिंग अ पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑन ऑथ, एक्स पार्टी डिसीजन। ये हमने कॉमन टॉपिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सिविल कोड के पावर ट्रिब्यूनल्स को मिल सकते हैं,
ठीक है, ये पूरा का पूरा 420 से लेके 424 का कच्चा चिट्ठा है। चाहिए तो मार्किंग कर लीजिए। समझ में आया क्या? जरूर बोलिए। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी। सो यहां पे मैंने आपका 424 तक के जितना कंटेंट कंप्लीट करना था वो मैंने कर दिया है। अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 425 पे। ठीक है, नाउ दिस इज पावर फॉर पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर कभी भी मूवीज वगैरह देखा होगा तो कोर्ट के अंदर कभी भी ऐसा होता था कि भैया हीरो जो होता था पुराने जमाने की मूवीज में, ऐसा पुराना जमाना मतलब पीछे की मूवीज में, कि भैया हीरो कटघरे में खड़ा होता है, उसके ऊपर खून का इल्जाम होता है, हीरो फ्रस्ट्रेटेड होता है, फिर एक विलनिश सा वकील होता है और विलन ने उसको अपॉइंट किया होता है, और फिर वो विलनिश का वकील बोलता है कि इसी बंदे ने मर्डर किया, इसको फांसी की सजा सुनाई दी जाए। और फिर एकदम हीरो की जो विधवा मां होती है, विधवा मां सफेद साड़ी पहन के वो पब्लिक से उठ के जोर से चिल्लाते हैं, नहीं मेरा बेटा निर्दोष है, उसमें कोई कांड नहीं किया, कोई खून नहीं किया, सॉरी कोई खून नहीं किया है। और फिर जज एकदम बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांत बैठिए, आप कृपया शांत बैठिए। आप अगर कोई भी चीज बोलना चाहते हो तो कटघरे में आके बोलिए, अगर आप गलत सलत चीजें बोलोगे, इस प्रकार बोलोगे तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवहेलना, कोर्ट की अवहेलना या कोर्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, और ऐसे सिचुएशन के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपके खिलाफ पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। तो हाईकोर्ट के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर है वो ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल को यहां पे ट्रांसफर किए गए हैं, बस यही यहां पे बोला गया है। तो साइड में लिख लीजिए। अब मैं फटाफट नोट लिखवा के दूं हर एक के ऊपर। द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट are being transferred, the powers of the high court regarding contempt of the court are being transferred to tribunal and appellate tribunal, to tribunal and appellate tribunal, are transferred to tribunal and appellate tribunal for the purpose of better handling of litigations, for the purpose of better handling of litigations. Done everybody? हो गया सबका? डन हो गया सबका? बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर अब मैं जा रहा हूं, वो है 426 डेलीगेशन ऑफ पावर्स। सिंपल सी बात है, अपीलेट ट्रिब्यूनल इकलौता है, या 11 बेंचेस से समझो अपीलेट ट्रिब्यूनल के, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल भी इकलौता है। तो ऑब्वियसली ये पूरा काम खुद तो नहीं कर पाएंगे। जब ये पूरा काम खुद नहीं कर पाएंगे तो इनके पावर्स डेलीगेट करना जरूरी है, और इनके पावर्स इन्हीं के एम्प्लॉइज वगैरह को डेलीगेट किए जाते हैं। तो उसके बारे में 426 नंबर का सेक्शन है। द ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल by general order or special order direct as per the conditions may be specified in the order can transfer the powers to officer, employees, a person connected with the proceedings। अगर आप चाहो तो सभी पावर्स जो है ऑफिसर, पर्सन, एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर सकते हो जो प्रोसीडिंग से कनेक्टेड है, और फिर वो पावर्स को वो ऑफिसर्स, वो एम्प्लॉइज यूज कर सकते हैं। बस इतना ही यहां पे बोला है। ठीक है, उस कनेक्टेड विद द प्रोसीडिंग्स, इंक्वायरी, अपील वगैरह सभी पावर आप ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आता है 427 प्रेसिडेंट मेंबर ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। ट्रिब्यूनल के जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी एम्प्लॉइज है, उन सबको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहा जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये भी हमने कॉमन टॉपिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इसके अंदर हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई काम करता है और उससे किसी भी पार्टी को अगर डैमेज होता है, किसी भी पार्टी को अगर उससे अगर किसी भी पार्टी को डैमेज वगैरह होता है, स्कूल का टाइम हो गया है सो कुछ कर नहीं सकते जीवन में। सो अगर उससे किसी भी पार्टी को डैमेज वगैरह होता है, वापस से एक बार बोलता हूं, होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड। हाँ,
नॉर्मली अगर कोई भी ऑफिसर जो है एनसीएलटी का, नेकलेट का, वो अगर गवर्नमेंट के हिसाब से कोई काम करता है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के हिसाब से काम करता है, सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर काम करता है, तो ऐसे सिचुएशन में उससे अगर किसी भी पर्सन को डैमेज होता है, किसी भी व्यक्ति को डैमेज होता है, तो उस ऑफिसर के खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मतलब अगर गुड फेथ ने उसमें काम किया है, डिपार्टमेंट के हिसाब से उसने काम किया है, डिपार्टमेंट के लिए उसने काम किया है, गवर्नमेंट के लॉ के लिए उसने काम किया है, तो उसके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं हो सकता। ये हमने कॉमन टॉपिक्स के अंदर ऑलरेडी देखा है, चाहिए तो आप एक बार रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी। सो अगर ये रीडिंग आपका हो चुका है तो बढ़ते हैं आगे 429 के ऊपर। पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ मैजिस्ट्रेट। ये चीज समझने के लिए पहले आपको कुछ अलग चीजें समझना जरूरी है, वो पहले मैं आपको बहुत अच्छे से मेंशन कर दूं। सबसे पहले तो इसके लिए आपको यह समझना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जज, मैजिस्ट्रेट एंड अ जस्टिस। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। नॉर्मली अगर सिविल कोर्ट की कोई लिटिगेशन होता है, सिविल लिटिगेशंस, उसके अंदर नॉर्मली जज बैठता है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट के कोई लिटिगेशंस होते हैं तो वहां जज को मैजिस्ट्रेट कहते हैं, क्रिमिनल कोर्ट के जज को मैजिस्ट्रेट कहते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में जो बैठते हैं उन्हें हम जस्टिस कहते हैं, उन्हें हम जस्टिस कहते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को जस्टिस कहते हैं। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के लिटिगेशंस में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 एकड़ लैंड है, आपके ओनरशिप में 100 एकड़ लैंड है, और किसी गुंडे ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी पर्सन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, किसी गुंडे पॉलिटिशियन ने कब्जा कर लिया। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आप ये लिटिगेशन बोल सकते हो कि भैया हमारे लैंड को फ्री करो और हमें डैमेजेस दे दो। एक तो ये लिटिगेशन हो सकता है कि हमारे लैंड को छोड़ दो और हमें डैमेजेस दे दो, कि भैया हमें सामने वाले को कोई सबक वबक नहीं सिखाना है, बस हमारी लैंड को छोड़ दो और डैमेजेस दे दो। एक तो ये लिटिगेशन हो सकता है। नहीं तो दूसरा लिटिगेशन ये हो सकता है कि जो हमारी लैंड है उसको फ्री करो, डैमेजेस तो दो ही, पर जिसने कब्जा किया है उसको पीनलाइज करो और उसको जेल में भी डालो, उसको सबक हमको सिखाना है। हम चाहते हैं कि हमें जो मेंटल हरासमेंट हुआ है उसके खिलाफ वो बंदे को जेल में डाला जाए। सो पहले केस में आपने सिर्फ चाहा लैंड फ्री करो, डैमेजेस दे दो, और दूसरे केस में आपने चाहा कि बंदे को भी जेल में डालना है, बंदे को भी सबक सिखाना है। बस यही डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। जब आप किसी भी पर्सन को पीनलाइज नहीं करना चाहते, जेल में नहीं डालना चाहते, तो दैट इज अ सिविल कोर्ट वाला डिसीजन, सिविल लॉ वाला डिसीजन। पर आप जब बंदे को पीनलाइज करना चाहते हो, जेल में डालना चाहते हो, उस सिचुएशन में इट इज अ क्रिमिनल लॉ का डिसीजन, इट विल बिकम अ क्रिमिनल केस। सो सिविल केस जो एंटरटेन करता है उसे हम जज कहते हैं, क्रिमिनल केस के जज को हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हम जस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब यहां पे यह बोला गया है कि आपने मैजिस्ट्रेट का असिस्टेंस लेना चाहिए, मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल लेना चाहिए। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। किसी भी सिविल या क्रिमिनल लॉ के अंदर, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ सिविल लॉ, ठीक है, कॉन्विक्शन फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लिखा है इज अ सिविल ऑफेंस, ठीक है, पर 447 में फ्रॉड करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब नॉर्मली ये ऑफेंस एंटरटेन किया जाएगा आपके एनसीएलटी या स्पेशल कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट 435 से 446 बी में है। और ये सिमिलर और क्रिमिनल और सिविल जो ऑफेंसेस है, इन ऑफेंसेस के केस में जब कभी भी किसी पर्सन के प्रॉपर्टी या बुक्स वगैरह को आप छूते हो, देखो प्रॉपर्टी, बुक्स वगैरह, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, पर्सन या प्रॉपर्टी को डैमेज करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो अगर यहां पे एनसीएलटी को इन्वेस्टिगेशन करना है और किसी भी पर्सन के प्रॉपर्टी या बुक्स को छूना है, किसी भी पर्सन के प्रॉपर्टी बुक्स को छूना है, या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को सीज करना है, बुक्स को सीज करना है, या किसी भी पर्सन को ऑथोराइज करना है वो सीज करने के लिए, तो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, और किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज करना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को एवे ही नहीं छू सकते, आपके पास प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। अगर आपने बिना परमिशन के किसी भी प्रॉपर्टी को छुआ तो ऐसे केस में वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए आपने देखना कि भैया अरेस्ट वारंट हो, सर्च सीजर हो, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ करना हो तो कोर्ट से सबसे पहले वारंट लगता है सर्च सीजर का, अरेस्ट का। उसके सिवा आप ना बंदे को हाथ लगा सकते हो ना आप प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकते हो। एंड इसीलिए अगर एनसीएलटी में कभी जरूरत पड़ती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कि किसी भी पर्सन के हमको प्रॉपर्टी बुक्स वगैरह
देखने हैं, उसकी कस्टडी लेनी है, पर्सन की कस्टडी लेनी है, या उनको हमको हैंडल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको मैजिस्ट्रेट्स के पास जाना पड़ेगा उस जुरिस्डिक्शन के। जैसे मुंबई में हमें किसी पर्सन को अगर हैंडल करना है, उसको कब्जे में लेना है, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑफ मुंबई को हमको हैंडल करना पड़ेगा। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नॉर्मल, देखो टायर 1 सिटीज जो होती है उसके अंदर नॉर्मली जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन एरियाज में आपको चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिखेगा। उससे सेकंड टायर सिटी हो गया, हालांकि सेकंड टायर नहीं बोल सकते, उससे छोटा सिटी हो गया, जैसे पुणे सिटी हो गया, इट्स अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद में अगर आप उससे छोटी वाली सिटी देखो, जैसे मेरी सिटी अमरावती वगैरह, ठीक है, तो दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह, ऐसे वाले लोगों का आपको अप्रूवल लगता है। सो दिस एंटायर सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 429, इज अबाउट किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को अगर आपको कब्जे में लेना है, तो उस एरिया के मैजिस्ट्रेट या उस एरिया के पर्सन या जज को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनसे ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा, फिर ही आप उस पर्सन को छू सकते हो, उसको आप कस्टडी में ले सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हो, सर्च एंड सीजर कर सकते हो। बस यही सेक्शन है 429। मैं चाहूंगा सेक्शन तो आप रीड कीजिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, ये लिखना होने के बाद रीडिंग कीजिएगा, और रीडिंग के बाद डन बोलिएगा। गो फॉर इट फास्ट। डन। रीडिंग राइटिंग अगर दोनों हो चुका है तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर हम जा रहे हैं। 430 है सिविल कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन, अगेन कॉमन टॉपिक वाला कंसेप्ट है। कॉमन टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट में सिविल कोर्ट को कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि केसेस एनसीएलटी हैंडल करता है। इसके पहले भी हमने फेमा वगैरह के अंदर ये देखा हुआ है, ठीक है। और सिविल कोर्ट के पावर हमको यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, ये भी हमने देखा हुआ है 424 सेक्शन के अंदर, तो उसको देख लीजिएगा आराम से बाद में। अभी मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाले केस के अंदर, जो है 431, दैट इज वैकेंसी इन द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट्स और प्रोसीडिंग। कि ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल लेवल पे अगर कोई वैकेंसी है तो उससे एक्ट या प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं होंगे। इसके लिए मैं आपको एक टाइमलाइन के ऊपर समझाना चाहूंगा, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। लेट्स गो। एनसीएलटी को हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, और एनसीएलटी का एक जो मेंबर था वो डिस्क्वालिफाइड था। डिस्क्वालिफाइड था समझो, अनसाउंड था, इंसॉल्वेंट था, तो एनसीएलटी का मेंबर बनने लायक नहीं था, या उसके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन जितने चाहिए उतने नहीं थे। अब एडिक्वेट क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस वगैरह 407 से 419 में दिए हुए थे, जो हमको अप्लीकेबल ही नहीं है। तो फिलहाल ये मान लो एनसीएलटी के एक मेंबर का अपॉइंटमेंट डिस्क्वालिफाइड था, और इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं था। जब ये मेंबर डिस्क्वालिफाइड था, तो एनसीएलटी ने अदानी के खिलाफ केस एंटरटेन किया। एक केस एंटरटेन किया वर्सेस अदानी, एक केस एंटरटेन किया वर्सेस रिलायंस, एक केस एंटरटेन किया वर्सेस टीसीएस। इन तीनों के खिलाफ केस एंटरटेन किया एनसीएलटी ने, और तीनों के खिलाफ ऑर्डर पास किया। अब अदानी, रिलायंस और टीसीएस को जब पता चला कि भैया एक मेंबर डिस्क्वालिफाइड है, तो उन्होंने क्लेम किया, अदानी, रिलायंस, टीसीएस क्लेम दैट द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी इज इनवैलिड। वो बोल रहे कि भैया एनसीएलटी का डिसीजन ही इनवैलिड है, एज वन ऑफ द मेंबर अपॉइंटमेंट इज डिफेक्टिव एंड वन पोजीशन इज अ वैकेंसी। मतलब एक मेंबर का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है, और समझो एनसीएलटी के एक मेंबर का डेथ भी हुआ है, एक मेंबर डिस्क्वालिफाइड है और एक मेंबर का डेथ भी हुआ है, एंड ड्यूरिंग दैट वैकेंसी ये प्रोसीडिंग हुए है। तो रिलायंस, अदानी और टीसीएस बोल रहे हैं कि एक मेंबर इनवैलिड है, वो अनसाउंड है, और एक मेंबर का डेथ हुआ है, तो ऐसे केस में एनसीएलटी में वैकेंसी है, तो एनसीएलटी ने हमारे खिलाफ जो भी ऑर्डर पास किए हैं, ये लोग बोल रहे हैं जो भी ऑर्डर पास किए वो इनवैलिड है, जो भी ऑर्डर पास किए हैं वो इनवैलिड है। क्या ये कंटेंशन राइट है? नहीं, दिस कंटेंशन इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनी डिफेक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, इर्रेगुलरिटी और द वैकेंसी, एनसीएलटी के अंदर कोई भी डिफेक्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, इर्रेगुलरिटी या वैकेंसी या कुछ भी रहे, पर एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते। एनसीएलटी के प्रोसीडिंग आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते। एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट करना पॉसिबल नहीं है, भले ही मेंबर कितना भी डिस्क्वालिफाइड हो, कितनी भी वैकेंसीज हो, कुछ भी हो, एनसीएलटी ने जो प्रोसीडिंग कर लिया वो हमेशा वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। यही सेक्शन है। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार उसे? 431। देखिए, नो एक्ट और द प्रोसीडिंग्स of the tribunal, appellate tribunal, shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of the vacancy or the defect in the constitution, ठीक है। तो मैं चाहूंगा ये भी साइड की चीज है 431 वाली, लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, लिखना हो गया? ओके, बहुत बढ़िया।
सो अगर आपका लिखना हो गया है तो अब मैं अगले सेक्शन के ऊपर जाना चाहूंगा। अगला सेक्शन है 432 राइट्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन। सवाल है कि एनसीएलटी के सामने आप किसको खड़ा कर सकते हो। एनसीएलटी के सामने सीए में किसको आप ले सकते हो या कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कौन। तो यहां पे पावर दिया गया है कि एनसीएलटी के सामने केस प्रेजेंट करना है। नॉर्मली वकील प्रेजेंट करता है ना, तो एनसीएलटी के सामने केस प्रेजेंट करना है तो पावर देके रखे हैं सीएस को और सीएमएस को, तीनों को, और साथ में एलएलबी लीगल प्रैक्टिशनर कोई है उसको ही पावर दिया है। मतलब ये लोग किसी भी पर्सन के बिहाफ पे एनसीएलटी के सामने केस रख सकते हैं। ये है सेक्शन नंबर 432। फिर उसके बाद में आता है 433 लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन है, काट दीजिएगा, कोई सेंस नहीं है। एंड 434 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह है ओवरऑल आपका चैप्टर एनसीएलटी, और एनसीएलटी यहां पे खत्म होता है।